चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं हर्शबर्ग डिजीज़ एंड मैलन्यूट्रिशन एंड वलूलस। तो आप लोगों ने पहले इसका नाम सुना हुआ है कि व्हाट इज़ हर्शबर्ग डिजीज़, मैलन्यूट्रिशन एंड वलूलस। किसी को इसके बारे में नॉलेज है? चलें जी, ठीक है, फिर हम आज इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, कंजेंटल अबनॉर्मलिटीज़ ही होती हैं। At the end of the session, the learner will be able to understand about Hirschsprung disease, ठीक है जी, malnutrition and वोलस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्रोटाइजिंग एंड टेरोकोलाइटिस भी हम डिस्कस करेंगे इसमें, एंड द साइन एंड सिम्टम डायग्नोसिस। इसके अलावा मेडिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, चलें जी, हर्शबर्ग डिजीज़ अगर हम देखें तो कंजेंटल ए गैंग्लियोनिक मेगाकोलोन है। ठीक है जी, इसको हम कंजेंटल डिजीज़ कहेंगे, साथ में ए गैंग्लियोनिक कहेंगे और मेगाकोलोन इसको कहते हैं। ठीक है जी, इसमें क्या होता है, मेनली एब्सेंस ऑफ गैंग्लियन सेल्स इन द क्लोन रिजल्ट्स इन मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू अनएडिक्वेट मोटिलिटी। ठीक है जी, गैंग्लियोनिक सेल्स का मेन काम ये होता है कि वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है उसमें असिस्ट करते हैं, लेकिन जब एब्सेंस होंगे ये गैंग्लियोनिक सेल्स तो क्या होगा कि इंटेस्टाइन जो है वो स्टिफ हो जाती है और वो कोई भी मोटिलिटी जो है वो प्रॉपर नहीं कर पाती, और वहाँ पे फूड जो है कलेक्ट होना शुरू हो जाएगी और मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन को ये लीड करेगा। ठीक है जी, और जो मोस्ट कॉमन जो एरिया जो इफेक्टेड होते हैं हर्शबर्ग डिजीज में वो है जी रेक्टो सिग्मोइड कोलोन। ठीक है जी, इसके अलावा हर्शबर्ग डिजीज की अगर हम एटियोलॉजी देखें। वालेकुम सलाम जी स्टूडेंट्स, मैं ठीक हूँ। आप लोग टाइम से ऑनलाइन हो जाया करें, बाकी क्लास को वेट करना पड़ता है फिर आप लोगों की वजह से। ठीक है जी, हर्शबर्ग डिजीज़ अगर हम देखें एटियोलॉजी, यूजली ये कंजेंटल होती है डिजीज़ एंड ऑफन फैमिलियल डिफेक्ट भी हो सकता है। ऑल्सो एसोसिएटेड विद डाउन सिंड्रोम, जिन बच्चों में डाउन सिंड्रोम होता है उन की वजह से हर्शबर्ग डिजीज़ भी हो सकती है। एंड अनॉमलीज ऑफ यूरिनरी ट्रैक, ठीक है, यूरिनरी ट्रैक की अगर अनॉमलीज हैं तो वो भी उसमें भी एक है कंजेंटल फैक्टर्स हैं कि हर्शबर्ग डिजीज़ हो सकती है ऐसे बच्चों को। ठीक है जी, अब इसमें क्या होगा, एज स्टूल एंटर्स द इफेक्टेड एरिया, यानी कि एक गैंग्लियोनिक एरिया में जब जो स्टूल है वो एंटर होगा, इट रिमेन्स देयर अंटिल एडिशनल स्टूल पुशेस इट थ्रू। जब तक कोई और एडिशनल स्टूल वहाँ तक नहीं आ जाता तब तक वो स्टूल जो है उस पार्ट में रहता है, क्योंकि वहाँ की जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, जो मोटिलिटी है वो डिस्टर्ब हुई होती है और स्टूल जो है वहाँ से प्रॉपरली मूव नहीं कर पा रहा होता। द अफेक्टेड पार्ट ऑफ द क्लोन जो है वो डायलेट्स करेगा, यानी कि जहाँ पे स्टूल कलेक्शन होना शुरू हो जाएगी और वो वहाँ पे मोबाइल नहीं होगा, मोटिलिटी नहीं होगी, तो उस एरिया में जो है स्टूल की कलेक्शन की वजह से क्लोन का वो पार्ट जो है वो डायलेट होना शुरू हो जाता है एंड मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन में रिजल्ट, उसके वजह से मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। ठीक है जी, तो आप ये पिक्चर है, इस पिक्चर में दिखाया गया है कि किस तरह से एक गैंग्लियोनिक है। आप नॉर्मल जो है पिक्चर उसमें देख सकते हैं, ये जो ब्लैक डॉटेड जो डॉट्स आपको नज़र आते हैं ये नर्व सेल्स को शो करते हैं जो कि इंटेस्टाइन में शो किए गए हैं। और अगर आप राइट साइड पे देखें पिक्चर की तो ब्लैक डॉट्स जो हैं वो एब्सेंट हैं। इसका मतलब है कि उस पार्ट में, इंटेस्टाइन के उस पार्ट में सिग्मोइड वाला जो पार्ट है और रेक्टम वाला जो पार्ट है, रेक्टो सिग्मोइड क्योंकि पार्ट ज़्यादा इन्वॉल्व है इसमें, तो देखें कि एक सेल जो है गैंग्लियोनिक सेल्स एब्सेंट है, इसलिए हम उसको ए गैंग्लियोनिक कहेंगे। और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टिफनेस हुई है, वहाँ पे कंस्ट्रिक्ट हुआ है वो वाला पार्ट। ठीक है जी, इसके अलावा हर्शबर्ग डिजीज़ है, उसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। अब हर डिजीज़ जो भी हम डिजीज़ पढ़ रहे हैं बच्चों में, उसकी कुछ ना कुछ स्पेसिफिक करैक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आप लोगों को याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एमसीक्यूज़ में भी आ जाती हैं और वाइवा में भी पूछा जाता है कि फ़लाँ डिजीज़ है तो उसका जो है क्या स्पेशल करैक्टरिस्टिक्स है। ठीक है जी, तो आपको पता होना चाहिए। अब इसमें क्या होगा, फेलियर टू पास मेकोनियम विद इन 24 आवर्स। जो बच्चा जो है न्यू बॉर्न है, हर्शबर्ग डिजीज़ के साथ बॉर्न होगा, उसमें मेकोनियम पास नहीं होगा विद इन 24 आवर्स। ठीक है जी, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है ड्यूरिंग फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ एंड बाइल स्टेल्ड इमेसिस होगी, क्योंकि इसमें जो स्टूल है वो इंटेस्टाइन में जाता है और उसके बाद जो है वॉमिटिंग होती है, तो उसकी वजह से बाइल स्टेंड इसको हम कहेंगे। ठीक है जी, पाइलोरिक स्टेनोसिस में हमने देखा नॉन बाइलस है क्योंकि उसमें बाइल इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन इसमें बाइल इन्वॉल्व है तो इसलिए इसको हम बाइल स्टेंड इमेसिस कहेंगे। फिर एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकती है।
ठीक है जी। कॉन्स्टिपेशन है, वो इंटेस्टाइन का पार्ट जो है वो डायलेट हो रहा है, तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन को लीड करेगा। ठीक है जी। डिस्टेंडेड एब्डोमेन है। इसके अलावा रिलक्टेंस टू ईट, यानी कि वो बच्चा जो है वो ईटिंग से जो है वो रिफ्यूज़ करेगा। फेलियर टू थ्राइव होगा, ठीक है, यानी कि उसकी ग्रोथ जो है वो प्रॉपरली नहीं हो रही होती। इसके अलावा इसमें स्टूल होंगे, रिबन लाइक अपीयरेंस होती है, स्टूल होते हैं और उनकी रिबन लाइक अपीयरेंस होती है, ये भी इसका मेन करेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है जी। मेन फीचर जो है वो मिकोनियम पास नहीं होती 24 आवर्स में, बाइल स्टैंड इमर्सिस है, कॉन्स्टिपेशन तो जाहिर सी बात है नहीं है, और रिबन लाइक अपीयरेंस जो है ये इसके मेन फीचर्स हैं सारे। हर्शबर्ग डिजीज़ की अगर हम डायग्नोसिस देखें तो किस तरह से हम डायग्नोज करेंगे। डिजिटल एग्जामिनेशन ऑफ रेक्टम जो है रिवील्स एब्सेंस ऑफ स्टूल फॉलोड बाय एक्सप्लोसिव रिलीज ऑफ गैस। ठीक है जी। अब इसमें गैस रिलीज होगा लेकिन स्टूल पास नहीं होगा, जो कि शो करता है कि हर्शबर्ग डिजीज़ है, और ए गैंग्लियोनिक जो है वो मेगाक्लोन है। बैरियम पास करेंगे तो वो जो कंस्ट्रक्टेड पार्ट होगा, जो जहाँ पे एक गैंग्लियोनिक एरिया है, जो जहाँ पे कुछ इंटेस्टाइन का पार्ट डायलेट भी करा होगा, वो सारा हमें शो हो जाता है। इसके अलावा रेक्टल बायोप्सी करते हैं, मेक्स डेफिनेटिव डायग्नोसिस, इसमें एब्सेंस ऑफ गैंग्लियोनिक सेल्स होगा। अब हम इसमें ट्रीटमेंट क्या करें, क्योंकि ये भी कंजेंटल है डिजीज़, तो इसमें हम सर्जरी ही डेफिनेटली करेंगे, तो सर्जरी ही रिक्वायर है। इसमें भी सर्जरी टू रिमूव ए गैंग्लियोनिक बॉल। ठीक है जी। उसमें यूजुअली 2 स्टेजेस में जो है वो सर्जरी परफॉर्म की जाती है। अगर तो कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो, इफ़ कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन, तो 2 स्टेजेस सर्जरी परफॉर्म की जाती है। फर्स्ट स्टेज में हम क्या करेंगे, टेम्परेरी क्लोस्टमी बना देंगे। ठीक है जी। क्लोस्टमी का पता है आप लोगों को, हम ओपनिंग का एक बना देते हैं इंटेस्टाइन में, जिसके थ्रू जो है स्टूल जो है वो पास होता रहता है, और रेक्टम जो रेक्टल एरिया है उसको हम बाईपास करते हैं। ठीक है जी। तो इसमें हम टेम्परेरी क्लोस्टमी बना देते हैं अनटिल इन्फेंट वेट 8 to 10 kg और 10 months to 1 year, जब तक इन्फेंट का वेट जो है वो 8 से 10 kg तक का नहीं हो जाता और उसकी जो एज है वो 1 year तक ना हो जाए, तब तक हम उसमें टेम्परेरी क्लोस्टमी बना देते हैं। और इसके अलावा टू डिकम्प्रेस द क्लोन। ठीक है जी। डिकम्प्रेस करते हैं। सेकेंड स्टेज है जी एब्डोमिनल पुल थ्रू द एक्सीजन ऑफ द ए गैंग्लियन सेगमेंट एंड री एनास्टोमाइसिस। इसमें हम री एनास्टोमाइसिस करते हैं, जो ए गैंग्लियोनिक पार्ट होगा उसको हम रिमूव कर देते हैं, और जो नॉर्मल पार्ट है इंटेस्टाइन का उसको जो है हम जो है उसको साथ जो है दोबारा अटैच कर देते हैं। आवाज़ आ रही है स्टूडेंट्स? कुछ स्टूडेंट्स को आवाज़ नहीं आ रही, तो आप लोगों को बाकी को आ रही है? भाई क्यों नहीं आ रही आवाज़? अक्सर आपको आवाज़ नहीं आ रही, आप इंटरनेट अपना वो चेक करो, बाकी स्टूडेंट्स को तो आ रही है। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी। ठीक है जी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एनजी ट्यूब इज जनरली इंसर्टेड प्री ऑपली, जो है वो एनजी ट्यूब हम उसमें इंसर्ट करते हैं, क्योंकि अगर इमेसिस है, बायस्टैंड इमेसिस है, तो फिर उसमें हम एनजी ट्यूब जो है उसमें इंसर्ट करेंगे। माइल्डर केसेस हैं तो डाइटरी मॉडिफिकेशन करेंगे, फाइबर डाइट जो है हम उसमें देते हैं, और सॉफ्ट डाइट उसमें हम रिकमेंड करते हैं जो कि ईजिली पास हो जाए। इसके अलावा स्टूल सॉफ्टनर वगैरह जो है हम उसमें ऐड करेंगे, ताकि स्टूल जो है वो प्रॉपरली सॉफ्ट हो और वहाँ पे कॉन्स्टिपेशन ना हो। एंड आइसोटोनिक इरिगेशन टू प्रिवेंट इम्पेक्शन। इम्पेक्शन जो है वो सीवियर कॉन्स्टिपेशन को ही हम कहते हैं, तो उससे प्रिवेंट करने के लिए हम आइसोटोनिक इरिगेशन करते हैं। अनीमा वगैरह हम दे सकते हैं, तो इस केस में फिर हम जो है उसको ट्रीट करते हैं। ठीक है। अच्छा जी। नर्सिंग केयर और नर्सिंग डायग्नोसिस क्या हो सकती हैं, तो ये पहले नर्सिंग डायग्नोसिस पढ़ लेते हैं। उसमें है जी कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड टू ए गैंग्लियोनिक बॉल। ठीक है जी। तो इसके अलावा पोस्ट ऑप अगर हम देखें ऑल्टर स्किन इंटीग्रिटी होगी, क्योंकि हमने क्लोस्टमी वगैरह उसकी की है बच्चे की, तो या सर्जरी वगैरह की है, तो उसमें ऑल्टर स्किन हो सकती है। इसके अलावा रिस्क फॉर इन्फेक्शन हो सकता है। पोस्ट ऑप में पेन भी हो सकती है, उसको हमने ट्रीट करना है, मैनेज करना है। और पोस्ट ऑप में है जी रिस्क फॉर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट या अल्टर न्यूट्रिशन या लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, ये हो सकता है। ठीक है जी। तो अब इसी की बेस पे, नर्सिंग डायग्नोसिस की बेस पे ही हम जो है उसकी नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते हैं।
नर्सिंग केयर में है जी मोनीटर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, उसको हम मेंटेन करेंगे, आईओ चार्ट उसका मेंटेन करेंगे, वॉमिटिंग है तो उसको नोट करेंगे, स्टूल कितनी दफ़ा पास हुआ, क्लोस्टमी कितनी बैग जो है वो कितनी दफ़ा जो है वो चेंज किया है या क्लीन किया है, उसमें हम सारा कुछ मोनीटर करते हैं। ठीक है जी। मेंटेन करेंगे न्यूट्रिशन लेवल उसका मेंटेन करेंगे, एक तो उसकी सर्जरी हुई है, दूसरा जो है हमने उसको इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना है, उसकी डाइट अच्छी रखनी है बच्चे की, प्री एंड पोस्ट ऑफ केयर प्रोवाइड करनी है, पेन रिलीव करेंगे और प्रमोट करेंगे बाउल प्रोग्राम। ठीक है जी, उसकी बाउल हैबिट्स को डेवलप करना है और उसको हमने प्रमोट करना है। ये तो है जी नर्सिंग जो है हर्षपंग डिजीज़ की जो है नर्सिंग केयर है। ठीक है जी, अब हम पढ़ने वाले हैं मेल रोटेशन एंड वल्वुलस के मेल रोटेशन में क्या होगा एंड वल्वुलस में क्या होगा। तो अगर आप देखें पिक्चर में, अगर आप देखें इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट जो है वो रोटेट हो गया हुआ है। ठीक है जी, उसको हम मेल रोटेशन कह सकते हैं या हम वल्वुलस कह सकते हैं। तो कुछ डिफरेंसेस हैं मेल रोटेशन और वल्वुलस में, वो हम देखते हैं कि क्या है। Intestinal malrotation is a birth defect. It happens when the baby's intestinal tract doesn't form as it should during pregnancy. ठीक है जी, malrotation जो है intestine की जो malrotation है वो birth defect है और ये during pregnancy जो है develop होता है और normally जो उसको जिस तरह से बनना चाहिए था वैसे नहीं track follow होता। ठीक है जी, this can cause a problem called a volvulus after baby is born. ठीक है जी, बिफोर बर्थ जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर हम उसको कहेंगे तो ये मेल रोटेशन कहलाएगा, लेकिन जैसे ही बेबी बॉर्न होगा तो ये रोटेशन इसकी हो जाएगी मजीद और उसको हम फिर वल्वुलस कहते हैं आफ्टर बर्थ। ठीक है जी, इन दिस कंडीशन बेबीज इंटेस्टाइन गेट ट्विस्टेड। ठीक है जी, मेल रोटेशन में है जी वो प्रॉपरली फॉर्म नहीं होगा, लेकिन वल्वुलस में जो है इंटेस्टाइनल पार्ट जो है वो ट्विस्ट हो जाएगा, उसका ट्विस्टिंग हो जाएगी, तो इसलिए हम उसको वल्वुलस फिर कहेंगे। ये इसका डिफरेंस है। ठीक है जी, आप लोगों को डिफरेंस का पता होना चाहिए। दिस कैन कॉज एन इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज। जाहिर सी बात है कि इंटेस्टाइनल ट्रैक जो है वो नॉर्मली बना हुआ है तो स्टूल ने नॉर्मल तरीके से उसमें फ्लो करना है और पास हो जाना है, लेकिन जब अगर ट्विस्टिंग होगी, कोई आप पाइप देखें, पाइप में अगर आप उसको ट्विस्ट करते हैं तो उसमें पानी का जो फ्लो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसी तरह स्टूल का जो फ्लो है वो भी अगर ट्विस्टिंग है तो उसमें जो है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। ठीक है जी, तो ये डैमेज भी कर सकता है बेबी की इंटेस्टाइन को। अब इसके कुछ कॉजेज हैं। कॉजेज में अगर हम देखें तो मेल रोटेशन हैपन्स इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ द प्रेगनेंसी व्हेन बेबीज इंटेस्टाइन डोंट फॉर्म द राइट वे। ठीक है जी, मेल रोटेशन अर्ली प्रेगनेंसी में होती है और इसका कॉज जो है वो अननोन है, लेकिन वल्वुलस जो है वो मेनली कॉज होती है बाय मेल रोटेशन। अगर प्रेगनेंसी के दौरान जो है मेल रोटेशन हुई है किसी न्यू बॉर्न में तो फीटल में, तो फिर चांसेस हैं कि वो आफ्टर बर्थ जो है वो वल्वुलस को लीड करेगा। विच चिल्ड्रन आर एट रिस्क फॉर मेल रोटेशन। अब कौन से बच्चे जैसे हैं जो कि ज़्यादा इसके रिस्क पे हैं। इक्वली इन्वॉल्व बॉयज़ एंड गर्ल्स। ठीक है जी, बेबीज विद अदर हेल्थ इशूज हैव अ ग्रेटर रिस्क ऑफ हैविंग अ मेल रोटेशन। अगर कोई और बच्चा कोई और जो है कंजेंटल डिसऑर्डर्स के साथ है या कुछ और प्रॉब्लम्स के साथ है तो उसमें चांसेस हैं कि वो मेल रोटेशन होंगे। और ये वाले प्रॉब्लम जिसमें आ जाता है डायफ्रामेटिक हर्निया एंड ड्यूडनल एट्रीजिया। ये हम फर्दर जो है जीआईटी की जब डिजीज़ डिस्कस करेंगे तो हम इन दोनों डिजीज़ को डिस्कस करेंगे। हर्निया के बारे में आप लोगों को पता है, आउटपोचिंग बन जाती है। ठीक है जी, तो इसमें डायफ्रामेटिक हर्निया होगा और ड्यूडनल एट्रेजिया। एट्रेजिया में क्या है जी, या तो वो क्लोज होगा या में उसमें गैप्स आ जाएंगे। ठीक, एब्सेंट होगा कुछ पार्ट ड्यूडनम का, तो उसको हम कहते हैं कि ये ड्यूडनल एट्रेजिया है। अच्छा जी, सिम्टम्स ऑफ मेल रोटेशन एंड वल्वुलस अगर हम देखें तो इसमें वॉमिटिंग होगी। ठीक है जी, बाइल वॉमिटिंग होगी। ड्राइंग अप द लेग्स, बच्चे जो हैं वो ड्रॉ अप करेंगे, चेस्ट की तरफ लेके जाती हैं अपनी लेग्स को पेन की वजह से। स्टमक पेन हो सकती है, स्वेलन बेली होगा इसमें। कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, जब स्टूल प्रॉपर्ली पास नहीं होगा तो फिर कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। रेक्टल ब्लीडिंग होगी इन बच्चों में। इसके अलावा फेलियर टू थ्राइव होगा। फास्ट हार्ट रेट और फास्ट ब्रीदिंग जो है वो इन बच्चों में हो सकती है। अब इसमें कौन कौन सी डायग्नोसिस है, अब हम कौन कौन से टेस्ट कराएंगे तो उसमें सबसे पहले है जी ब्लड टेस्ट वगैरह, फिर स्टूल एनालिसिस करते हैं, सीटी स्कैन कराएंगे तो जिसमें ट्विस्टेड पार्ट जो है या मेल रोटेटेड पार्ट जो है वो शो हो जाता है। इसके अलावा एब्डोमिनल एक्सरे हम कराते हैं, उसमें भी हमें ट्विस्टेड पार्ट जो है वो शो हो जाता है। बेरियम स्वेलो अपर जीआईटी टेस्ट करते हैं जिसके थ्रू जो जितना भी पार्ट है जो इसमें इन्वॉल्व है वो शो होगा। इसके अलावा हम बैरियम अनीमा इसमें पास करते हैं। बैरियम अनीमा पास करेंगे तो स्टूल जो है वो प्रॉपर्ली पास नहीं होता इसमें, तो वो भी मेल रोटेशन को शो करेगा।
फ्लेक्सिबल सिग्मोइडोस्कोपी करते हैं तो उसमें के थ्रू जो है भी हमें जो है वो कुछ शो हो जाता है कि कौन सा पार्ट जो है इसमें इन्वॉल्व है और किस हद तक इन्वॉल्व है। ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे? ट्रीटमेंट है जी, ट्रीटमेंट विल डिपेंड ऑन चाइल्ड सिम्टम्स, एज एंड जनरल हेल्थ। ठीक है जी। चाइल्ड में नीड आईवी इंट्रावेनस फ्लूइड्स टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, उसमें क्योंकि वॉमिटिंग वगैरह है, बाइलेस वॉमिटिंग है, ठीक है जी, तो हम उसमें आईवी फ्लूइड वगैरह दे सकते हैं। एंटी ट्यूब इंसेशन करेंगे उसमें, ठीक है जी। एंटीबायोटिक्स जो है वो हम देंगे ऐसे बच्चों को। अ चाइल्ड विद अ वल्वुलस नीड्स सर्जरी एज सून एज पॉसिबल। और क्लोस्टमी डन, टेम्परेरी जो है उसकी सर्जरी की जाएगी और क्लोस्टमी की जाती है, ठीक है जी, ताकि स्टूल को जो है वो प्रॉपरली जो है पास होने का जो है एक पाथवे मिल जाए। नर्सिंग डायग्नोसिस अगर हम इसमें देखें तो पेन इन पेशेंट रिलेटेड टू बाउल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती हैं, ठीक है जी। बैरियम स्वेलो जो है एक डाई है, जब हम देते हैं बच्चे को, ठीक है जी, तो उसके बाद जो है हम एक्सरे जो है उसका लेते हैं तो उसमें हमें शो हो जाता है कि कंस्ट्रिक्टेड पार्ट कौन सा है, ट्विस्टेड पार्ट कौन सा है, ठीक है अक्सर। इसके अलावा जो हम नर्सिंग डायग्नोसिस हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें पेन थी, ठीक है जी। हाई रिस्क फॉर फ्लूइड टू वॉल्यूम डेफिसिट हो सकता है वॉमिटिंग वगैरह की वजह से। इसके अलावा फियर एंजाइटी ऑफ पेशेंट एंड फैमिली, ठीक है जी, रिलेटेड टू अंडर गोइंग इन्वेसिव प्रोसीजर, बच्चे और फैमिली जो है दोनों को फियर और एंजाइटी हो सकती है। तो नर्सिंग इंटरवेंशन अगर हम इसमें देखें तो वो कुछ इस तरह से होंगी। एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक्स रिक्वायर्ड टू क्लाइंट टू केस ऑफ पेन, ठीक है जी। इनकरेज पेशेंट या क्लाइंट टू अवॉइड कॉपियस फूड दैट विल इंड्यूस वॉमिटिंग, ठीक है जी, स्पाइसी फूड वगैरह और इस तरह की कॉपियस चीज़ी और डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह जो है उससे अवॉइड करना चाहिए हमें। एंटीमेटिक्स हम देते हैं बच्चों को। आईवी फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे इज डन टू रिप्लेस बॉडी फ्लूइड्स एंड प्रिवेंट एसिडोसिस बाय मेंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ठीक है जी। आई फ्लूइड वगैरह जो है इसमें बहुत ज़रूरी है। क्लोस्टमी भी की है हमने, सर्जरी उसकी की है, तो उसमें ये रिक्वायर है। नर्सिंग इंटरवेंशन अगर हम इसमें और देखें तो एग्जामिन एब्डोमेन फॉर डिस्टेंशन एंड टेंडरनेस, अस्कल्टेट करेंगे फॉर बाउल साइंस एंड मूवमेंट्स, ठीक है जी। इसके अलावा कुछ प्री जो है एक्टिविटीज़ हम इसमें परफॉर्म कराते हैं, जिसमें सबसे पहले एक्सप्लेन प्रोसीजर टू क्लाइंट। अगर ज़्यादातर हम बच्चे होते हैं तो इसलिए उनको हम ज़्यादा नहीं बताते, तो हम अगर तो देर एज के साथ 4 to 5 ईयर का बेबी है तो फिर उसको थोड़ा बहुत हम बता सकते हैं, लेकिन इन्फेंट्स और न्यूबॉर्न्स को हम नहीं बता सकते, ठीक है जी। तो उनकी फैमिली को जो है ज़्यादा बताएंगे यहाँ पे, और उसकी साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है उसको हम रिलीव करेंगे। स्किन प्रेपरेशन करेंगे, उसका शेविंग करेंगे एब्डोमेन को। give patient a low residue diet to have less stools formed। एंटीबायोटिक एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं 3 to 5 days बिफोर सर्जरी इन एन अटेम्प्ट टू डिक्रीज द बैक्टीरिया, ठीक है। सोइत में हम फिर एंटीबायोटिक एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह करते हैं, ठीक है जी। उसमें नियोमाइसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन वगैरह जो है वो हम दे देते हैं। अच्छा जी, प्री ऑपरेटिव एक्टिविटीज़ उसमें मज़ीद हम एनजी ट्यूब वगैरह और इंटेस्टाइनल ट्यूब जो है इंसर्ट करेंगे बिफोर ऑपरेशन एंड कनेक्टेड टू अ सक्शन मशीन टू क्लियर द इंटेस्टाइनल कॉन्टैक्ट्स, क्योंकि ट्विस्टेड एरिया होता है वहाँ पे स्टूल जो है वो कलेक्ट हो जाता है, वहाँ पे स्टिफ हुआ होता है, कॉन्स्टिपेशन जो है उसी वजह से होती है, तो इसलिए हमने उस पार्ट को जो है वो क्लियर करना ज़रूरी होता है, तो फिर वो इसमें हम क्लियर करते हैं उसको, ठीक है जी। अब कुछ पोस्ट ऑपरेटिव एक्टिविटीज़ हैं जो कि इसमें करनी होती है। अंटिल पेरिस्टाल्सिस रिटर्न एनीथिंग टू बी गिवन इज इंट्रोड्यूस्ड पेरेंट्रल, ठीक है जी। पेरेंट्रल जो है दी जाती है क्योंकि इंटेस्टाइन की सर्जरी है, क्लोस्टमी भी हुई होती है, तो फिर हम पेरेंट्रल जो है ज़्यादातर इसमें देते हैं। Moisture mouth with clean water as a result of dryness created by anesthetic agent. All fluids given as infusion should be recorded, ठीक है जी। आईओ चार्ट जो है मेंटेन किया जाता है। कैथेटराइज करते हैं बेबी को या पेशेंट को टू ईज डिफिकल्टी इन वॉइडिंग एंड टू प्रिवेंट यूरिन रिटेंशन, ठीक है जी।
चलें जी, नेक्स्ट है जी नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस। अब हमने नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। नेम से ही शो है कि नेक्रोसिस होगा यहाँ पे, ठीक है जी। ठीक है जी, इंट्रोडक्शन में अगर हम देखें, प्राइमरी सीन इन प्रीमेच्योर इन्फेंट्स, ज़्यादातर जो है ये प्रीमेच्योर इन्फेंट्स में देखी जाती है। एंड पोर्शंस ऑफ द बाउल अंडरगो नेक्रोसिस, में क्या होता है कि बेबी जो होते हैं प्रीमेच्योर होते हैं, प्री टर्म लेबर में होते हैं, और उसके बाद इनका जो इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट जो है वो नेक्रोसिस उसमें हुई होती है। सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मॉर्बिडिटी इन द प्रीमेच्योर इन्फेंट्स, ठीक है जी। साइन एंड सिम्टम अगर हम इसमें देखें तो ऑनसेट इज जनरली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द गेस्टेशनल एज ऑफ द बेबी एट बर्थ, ठीक है जी। जितनी गेस्टेशनल एज होगी बेबी की एट बर्थ पे उससे रिलेटेड होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उससे। जैसे ही फॉर एग्जांपल अर्लियर अ बेबी इज बोर्न द लेटर साइंस ऑफ नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस आर सीन, ठीक है जी। जितना जल्दी बेबी बोर्न होगा उतना लेट ही उसके साइन जो हैं वो नज़र आते हैं। अगर जो है प्रॉपर एज पे बेबी जो है डिलीवर होगा तो उसी चांसेस हैं कि उसके साइन जो हैं वो भी प्रॉपरली शो हो जाए। फीडिंग इंटॉलरेंस होती है इन बच्चों में, इंक्रीज गैस्ट्रिक रेजिड्यूल्स होगा, अब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकती है एंड ब्लडी स्टूल्स, ठीक है जी। ये बहुत डेंजरस है क्योंकि नेक्रोसिस हुई होती है इंटेस्टाइनल पार्ट में, तो स्टूल जो है जब वहाँ से मूव करेगा, पास होगा, तो वहाँ पे जो है वो ब्लड जो है फिर लीक होगा वहाँ से, और ब्लडी स्टूल फिर हम कहते हैं कि ऐसे बच्चों में होते हैं। मे प्रोग्रेस रैपिडली टू अब्डोमिनल डिस्टेंशन और इंटेस्टाइनल परफोरेशन इसमें हो सकती है बहुत ज़्यादा। पेरिटोनाइटिस हो सकता है क्योंकि वो साथ वाली पेरिटोनियम जो है उसको भी इफेक्ट कर सकती है, उसकी इन्फ्लेमेशन होगी। एंड सिस्टेमिक हाइपोटेंशन हो सकती है रिक्वायरिंग एन आईसीयू न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट जो है उसमें हम एडमिशन फिर हमें बच्चे को करना पड़ता है। ये आप पार्ट देख सकते हैं कि किस तरह से नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस के शो हुए हैं, नेक्रोसिस किस तरह से हुई है, और रेडियोग्राफ में किस तरह से पैचेस उसको शो आ रहे हैं, और क्लोजअप पिक्चर में अगर आप देखें तो किस तरह से नेक्रोसिस जो है वो शो हुई है इंटेस्टाइन की पार्ट की। ये आप देख सकते हैं इंटेस्टाइन लोअर अब्डोमिनल में जो है पार्ट जो है इंटेस्टाइन का पार्ट जो है, जो ब्लैकिश एरिया आपको नजर आ रहा है इंटेस्टाइन में, ये सारी नेक्रोसिस को शो कर रहा है, ठीक है जी। डायग्नोसिस अगर हम इसकी देखें तो अल्ट्रासोनोग्राफी जो है इसमें की जाती है, उसमें डायग्नोसिस पता चल जाती है। अब इसके कुछ स्टेजेस हैं, बेल स्टेज 1 है, बेल स्टेज 2 है एंड बेल स्टेज 3 है। बेल ने जो है इसको डिफाइन किया था इसलिए उसके नाम पे ही जो है बेल स्टेजेस जो है इसको कहा जाता है। बेल स्टेज 1 में है जी सस्पेक्टेड डिजीज, बेल स्टेज 2 है डेफिनाइट डिजीज, और बेल स्टेज 3 है एडवांस्ड डिजीज। आपने इसमें जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना, बस स्टेजेस याद कर लेने हैं और उसके नाम याद कर लें, और उसी के नाम पे शो है सस्पेक्टेड डिजीज़ का मतलब है कि अभी उसमें सस्पेक्ट हो रहा है कि डिजीज़ होगी। फिर स्टेज 2 में उसमें डेफिनेट डिजीज़ है यानी कि डिजीज़ अकरनेस हो गई है, और स्टेज 3 है उसमें एडवांस डिजीज़ है यानी कि वो सीवियरिटी में चली गई है, ठीक है। तो इसमें आपने ज़्यादा जो है कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना, बस इस तरह से इसको याद कर लें। ट्रीटमेंट अगर हम देखें तो प्राइमरी सपोर्टिव केयर जो है हम इसमें जो है प्रोवाइड करते हैं, और उसमें हम क्या करेंगे, एंट्रल फीडिंग्स देते हैं, एंट्रल फीड देंगे, गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन करते हैं विद इंटरमिटेंट सक्शन, ठीक है जी। फ्लूइड रिप्लेशन करेंगे टू करेक्ट इलेक्ट्रोलाइट अबनॉर्मेलिटीज एंड पेरेंटल न्यूट्रिशन एंड प्रॉम्प्ट एंटीबायोटिक थेरेपी जो है इसमें स्टार्ट की जाती है ताकि वो इन्फेक्शन को जो है वो ट्रीट आउट किया जाए, ठीक है जी। मॉनिटरिंग इज क्लिनिकल होती है। अब्डोमिनल रेंटोजिनोग्राम जो है शुड बी परफॉर्म्ड एवरी 6 आवर, ठीक है जी। और बाउल परफोरेशन जो है इसमें हम करते हैं, जिसमें इमरजेंसी सर्जरी टू रिसेक्ट द डेड बाउल। इसमें बाउल परफोरेशन हो गई है, जैसे अपेंडिसाइटिस में करते हैं कि फ़ौरन हमने अपेंडिस को जो है रिमूव करना होता है, इसी तरह हमने इसमें भी जो है इमरजेंसी जो है वो सर्जरी करनी होती है, और जितना भी नेक्रोटाइजिंग जो पार्ट होता है, नेक्रोज्ड पार्ट होगा, उसको हमने रिमूव कर देना होता है और ये एनास्टोमाइज जो है कर देना होता है बाउल, ठीक है जी। इसके अलावा क्लोस्टमी हम इसमें करते हैं विच में बी एबल टू रिजर्व एट अ लेटर टाइम। शॉर्ट बाउल सिंड्रोम ऐसे बच्चों में हो जाता है क्योंकि एक इंटेस्टाइन का एक मेजर पार्ट जो है इसमें जो नेक्रोसिस में था वो रिमूव हो गया है, तो अब उसमें क्या होता है कि कंटेंट जो होता है जल्दी से जो है इंटेस्टाइन में जो है वो मूव करता है, तो इसलिए हम उसको कहते हैं कि शॉर्ट बाउल सिंड्रोम है, उसको प्रॉपर उसकी जो है एब्जॉर्प्शन का टाइम नहीं मिलता, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि मेल एब्जॉर्प्शन होगी वहाँ पे, caused by surgical removal of the small intestines, ठीक है जी।
नर्सिंग मैनेजमेंट अगर हम इसमें डिस्कस करें, मॉनिटर करेंगे एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड प्रिवेंट करेंगे परफोरेशन को, मेंटेन करेंगे एडिक्वेट हाइड्रेशन एंड न्यूट्रिशन, मॉनिटर करेंगे एलिमिनेशन, मॉनिटर करेंगे साथ में वाइटल साइंस वगैरह एंड ऑब्जर्व करेंगे फॉर और उसको पेन जो है उसको मैनेजमेंट करेंगे, प्रिपेयर करेंगे पेशेंट को फॉर सर्जरी और ट्रांसफ़र एंड सपोर्ट एंड रिश्योर पेरेंट्स। ठीक है जी, ये बहुत ज़रूरी है। हमने उसमें पेरेंट्स को जब भी हमने पीड्स की बात करनी है तो पेरेंट्स को हमने साथ साथ जो है रखना है और उनको जो है रीअश्योरेंस हमने प्रोवाइड करते रहना है, उनको हमने नॉलेज देते रहना है कि क्या क्या मेडिकल ट्रीटमेंट करना है, किस तरह के उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या क्या बेनिफिट्स, क्या क्या रिस्क हैं और किस तरह से फिर बच्चे की केयर होनी है। ठीक है जी, तो फिर इस तरह फिर वो कोऑपरेशन शो करते हैं। प्रोग्नोसिस अगर हम इसमें देखें, डिपेंड्स अपॉन सिवियरिटी ऑफ इलनेस। ठीक है जी, कि कितना पार्ट जो है उसका इन्वॉल्व है और कितनी जो है उसमें सिवियरिटी है। अमाउंट ऑफ बाउल रिमूव्ड, कितना पार्ट जो है उसका रिमूव किया गया है, उसकी वजह से शॉर्ट बाउल सिंड्रोम जो मैंने आपको बताया वो हो जाता है बच्चों में, तो वो हम देखते हैं। अगर स्मॉल जो है पार्ट जो है रिमूव हुआ है तो उसका इतना इफेक्ट नहीं आएगा, अगर लार्ज पार्ट जो है वो रिमूव किया है उसका ज़्यादा इफेक्ट है। इसके अलावा सुसाइड कॉम्प्लिकेशन जो है, सर्जरी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन जो है इसमें हो सकते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है जी, तो ये था हमारा जीआईटी ट्रैक का कुछ पार्ट जो हमने आज के लेक्चर्स में डिस्कस किया है। आई होप सो आप लोगों को सबको समझ में आया होगा। ये बहुत ही जीआईटी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है पीड्स में और इसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट जो है वो कवर हुआ है और इसमें सारी डिजीज़ ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है जी, क्लियर है सबको यहाँ तक?